नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का, जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लैटराइट मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। लैटराइट मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक में। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों, अब बताने है कि काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। काली मिट्टी महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जो काली मिट्टी होती है यह कपास फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी आप सभी याद रखेंगे, कपास के फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। और दोस्तों, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को किस राज्य में मुख्यतः पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे आर्गन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है। आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1668 ईस्वी में पहला फ्रांसीसी कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रश्न में हम लोग समझते हैं कि पहला फ्रांसीसी कारखाना 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पहला फ्रांसीसी कारखाना 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बताने कि कहां पर, किस शहर में? तो आप लोग याद रखेंगे सूरत में। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1668 ईस्वी में दोस्तों सूरत में पहला फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने किसके निकट पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया था? साथियों दोस्तों, निर्वाण से यहां मतलब है मृत्यु। बतानी है कि भगवान महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में किसके निकट पावापुरी में हुई थी? तो आप सभी याद रखेंगे राजगीर। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भगवान महावीर राजगीर के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किए थे। आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन है राजगीर। आप सभी याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं को वृषणों से बाहर ले जाती है क्या? दोस्तों यहां पर ब्लैंक्स है। बताने कि शुक्राणुओं को वृषणों से बाहर ले जाती है क्या? तो आप सभी याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा शुक्रवाहिका। ऑप्शन डी शुक्रवाहिका दोस्तों शुक्राणुओं को वृषणों से बाहर ले जाती है। अतः हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर भारत के में स्थित है। दोस्तों बताने कि हिंद महासागर भारत के किस दिशा में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे दक्षिण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे दक्षिण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, आम भाषा में खाने का सोडा कहा जाता है बेकिंग सोडा को। बताने कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप सभी याद रखेंगे NaHCO3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम कौशल विकास योजना लागू करता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम कौशल विकास योजना को लागू करता है? तो आप लोग याद रखेंगे कौशल विकास और उद्यमिता। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता, दोस्तों यह केंद्रीय मंत्रालय है जो पीएम कौशल विकास योजना को लागू करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग का संचारण होता है। दोस्तों बताने कि फाइलेरिया रोग किसके द्वारा संचारित होता है, किसके द्वारा फैलता है? तो आप लोग याद रखेंगे क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। फाइलेरिया रोग क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। इसमें दोस्तों ऑप्शन सी में है एडिस। देखिए एडिस भी एक प्रकार के मच्छर है। एडिस क्या है? मच्छरों का एक प्रकार है। इससे जो रोग होता है वो होता है डेंगू, आप सभी याद रखेंगे। एडिस मच्छरों के द्वारा डेंगू फैलता है, डेंगू संचरण होता है। और क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा दोस्तों फाइलेरिया होता है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नगर निगम किस राज्य में है? दोस्तों बताने कि भारत का सबसे बड़ा नगर निगम किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों महाराष्ट्र का बीएमसी, आप सभी नाम भी याद रखेंगे। महाराष्ट्र का बीएमसी जो है ये भारत का सबसे बड़ा नगर निगम है, आप सभी याद रखेंगे। महाराष्ट्र राज्य में है, नाम है बीएमसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों बताने कि सामान्य संतुलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे लियोन वालरस ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। लियोन वालरस सामान्य संतुलन सिद्धांत इन्होंने ही दोस्तों प्रतिपादित किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत किया गया था? दोस्तों बताने कि खालसा पंथ की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने दोस्तों खालसा पंथ की शुरुआत की थी, आप सभी याद रखेंगे 1699 ईस्वी में। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। खालसा पंथ की शुरुआत कब हुई थी? 1699 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों बताने कि पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष यानी कि बाहरी अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसे कहा जाता है मैग्नेटोपॉज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मैग्नेटोपॉज कहा जाता है, आप सभी याद रखेंगे। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच के अंतिम रेखा को, बाह्य यानी कि बाहरी अंतरिक्ष के बीच के अंतिम रेखा को मैग्नेटोपॉज कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? दोस्तों बताने कि क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे जापान में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जापान देश में आयोजित किया गया था, आप सभी याद रखेंगे। पहली बार 1997 ईस्वी में। इस ईयर्स को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पहली बार 1997 ईस्वी में दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था जापान में। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्लोबल वार्मिंग से निपटना। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से निपटना। 1997 ईस्वी में दोस्तों पहली बार जापान में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था, आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन सी जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? दोस्तों बताने कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है तो आप लोग याद रखेंगे कोशिका विभाजन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? आप लोग याद रखेंगे कोशिका विभाजन के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में
स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे यूरोप महाद्वीप में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो आप लोग याद रखेंगे यूरोप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा एक ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है दोस्तों? यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या है? यह एक दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी विंडोज विस्टा, लिनक्स और एप्पल का मैक ओएस, ये तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है दोस्तों? यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीन भारत सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष में हुआ था। दोस्तों बतानी है कि चीन भारत सीमा विवाद जो भारत और चीन के बीच में हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1962 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1962 ईस्वी में दोस्तों चीन भारत सीमा विवाद हुआ था, जो कि भारत और चीन के बीच एक युद्ध था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में अक्टूबर से नवंबर के बीच में। यह भी दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, अक्टूबर से नवंबर के बीच में 1962 ईस्वी में दोस्तों भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण है? दोस्तों बताने कि इनमें से किसका मुक्त होना ओजोन लेयर के ओजोन परत के क्षय होने का कारण है, यानी कि ओजोन परत के नष्ट होने का प्रमुख कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों CFC का मुक्त होना ओजोन परत के क्षय का एक प्रमुख कारण है। आप सभी याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? तो आप लोग याद रखेंगे पारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों पारा जो है ये कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है। इसके अलावा एक और आप लोग याद रखेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन भी दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। पारा और ब्रोमीन ये दोनों दोस्तों कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होते हैं। आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मौसम या ऋतु के अंतर्गत सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है? दोस्तों बताने कि किस ऋतु में सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है? तो आप लोग याद रखेंगे बसंत ऋतु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों बसंत ऋतु में सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिरुई लिली महोत्सव मनाता है? दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा राज्य सिरुई लिली महोत्सव मनाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मणिपुर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मणिपुर में, प्रतिवर्ष 21 से 30 नवंबर के बीच में। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। प्रतिवर्ष 21 से दोस्तों 30 नवंबर के बीच में सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैलिपर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों बताने कि कैलिपर का प्रयोग इनमें से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दूरी। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। दूरी मापने के लिए दोस्तों कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों बताने कि भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य का यह नृत्य शैली है? तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य का नृत्य शैली है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
दोस्तों आप सभी देखे होंगे कि कोई कोई आलू जो है उसमें हरा रंग आ जाता है, यानी कि वो हरा रंग का हो जाता है और काफ़ी कड़वा हो जाता है। तो बताने कि जो आलू का हरा रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सेलेनिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सेलेनिन के उपस्थिति के कारण दोस्तों आलू का जो रंग होता है कभी कभी हरा हो जाता है, सेलेनिन के उपस्थिति के कारण। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत परिस्थितिकी यानी कि इंडियन इकोलॉजी का जनक किन्हें माना जाता है? दोस्तों प्रश्न है कि भारतीय परिस्थितिकी यानी कि इंडियन इकोलॉजी का जनक किन्हें माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे रामदेव मिश्रा को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किन्हें कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय परिस्थितिकी के जनक किन्हें माना जाता है? रामदेव मिश्रा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बल की प्रबलता प्रायः इसके मापी जाती है? दोस्तों बताने है कि बल की प्रबलता प्रायः किससे मापी जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे बल की जो प्रबलता है प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिणाम से मापी जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे राइडर कप। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। राइडर कप दोस्तों क्रिकेट से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? तो वो भी आप लोग याद रखेंगे गोल्फ से। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। अतः हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइडर कप। बाकी तीनों रणजी ट्रॉफी, द एसेज और देवघर ट्रॉफी ये तीनों क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन दोस्तों राइडर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था? दोस्तों बताने कि इनमें से किस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था, यानी कि कैनन्स का प्रयोग किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। आप सभी याद रखेंगे। आप सभी को दोस्तों बता दें कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को, 1526 ईस्वी को। यहाँ पे दोस्तों मैं गलत हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और इस युद्ध में दोस्तों पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इसी युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे चंबल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चंबल नदी दोस्तों गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। चलिए आप सभी को दोस्तों बता देते हैं कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। आप सभी इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रश्न का लेवल कैसा था, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।